बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल हुब्बे कल्ब बाय यमनी वकी किस्त नंबर 17 लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अवीम कहाँ है? ऑफिस से तो जल्दी आ गया था। डिनर टेबल पर अवीम की गैर मौजूदगी को महसूस करते सालिक ने सवाल किया। इसे आउट ऑफ सिटी जाना था, वो घर पर नहीं होगा। एहराम साहब ने पानी का गिलास डालते हुए जवाब दिया। ना बताता है ना पूछता है, ये तक कंफर्म नहीं पता वो गया भी है या नहीं। गाड़ी तो घर पर है इसकी। दियाला नाराज़ हुई। आजकल अवीम पीरियड वाइज चल रहा था, कभी सुधर जाता था, कभी दिमाग घुमा देता था। बिया कहाँ है? और क्या अवीम का दोस्त भी इसके साथ गया है? मिसेस मारिया ने मज़ीद 2 लोगों की गैर मौजूदगी नोटिस करते हुए पूछा। इरमा विलादे मीर के जिक्र पर बे-इख्तियार चोर सी बनी। आज का दिन इसने इरमा को सही से अपने रिश्ते का एहसास दिलाया था। बिया की तबीयत नहीं ठीक, इसे रूम में ही खाना भिजवा दिया था। विलादे मीर ने भी आज अवीम के ऑब्सेशन की वजह से रूम में ही खाना खा लिया है, एब्सेंस की वजह से। दियाला ने इन दोनों का बताया। सालिका कियान विलादे मीर के जिक्र पर कुछ पुरसोच से खाना खाने लगे। पहले रोज़ सरसरी सा मिलने के बाद वो दोबारा विलादे मीर से नहीं मिले थे। खाना खाकर कॉफ़ी भिजवाने का कहते रूम में जाने लगे कि रुक कर मुलाजमा के हाथ विलादे मीर को पैगाम भिजवा कर बुलवाया। अगले चंद लम्हों में विलादे मीर इनके सामने बैठा हुआ था। यहाँ स्टे कम्फर्टेबल है ना? कोई मुश्किल है तो बताओ, इन्होंने आदाब मेज़बानी निभाते हुए सवाल किया। अपने घर जैसा महसूस करता हूँ, संजीदगी से सामने बैठे विलादे मीर के पुरएतमाद जवाब पर साली कुछ पल के लिए हैरान हुए, फिर मुस्कुरा दिए। इट्स ऑनरेबल। अवीम से कब फ्रेंडशिप हुई? विलादे मीर ईजी होकर बैठा। वो शायद आज फ्री हुए थे और यकीनन लंबा इंटरव्यू लेने वाले थे। आपसे दुश्मनी होने से पहले अवीम से फ्रेंडशिप हुई थी। इसके जवाब पर वो बेसाख्ता कहका लगाकर हंसे। वो अवीम जैसा ही था, मुँह फट। तुम मुझसे दुश्मनी में अपने फ्रेंड को मारने वाले थे, इसकी बहन को कैद में रखा। चलो आज ऑनेस्ट होकर बताओ विलादे मीर, अगर मैं वो फाइल ना भिजवाता तो क्या तुम अवीम को मरने देते? सालिक जानते थे इसने इरमा को कैद रखने के अलावा कोई गलती नहीं की। वो जब आई थी तो नॉर्मल थी, रिलैक्स थी, इसका ख्याल रखा गया था। आज जानना चाहते थे इसकी दोस्ती कैसी है जो वो अवीम को मारने ही वाला था। आपको क्या लगता है आपकी फ़ाइल ने आपकी बेटी और बेटे की जान बचाई? मैं जब आप अपने बाप के दुश्मन ढूंढ रहा था तो मैंने इनके काम की नौयत भी जांच ली थी मिस्टर सालिक। मैं जानता था वो जालिम थे, इन्होंने गुनाह किए थे, मैं बस मानता नहीं था। मैं अपने बाप के गुनाह जानता था, मगर मुझे इनका यूं धोखे से मरना बर्दाश्त नहीं होता। मैं एक बेटा हूँ, मुझे अपने बाप का कत्ल नहीं भूलता। विलादे मीर ने संजीदगी से इनको जवाब दिया। वो चौंक गए। हैरत और दिलचस्पी से इसका चेहरा देखा तो मैं समझूँ ये बस इम्तिहान था अवीम का। जोसेफ के मराकश जाने की टिप मैंने ही दी थी पुलिस को। क्या ये बात माफ़ कर चुके हो? सालिका कियान भी संजीदा दो टोक अंदाज में सवाल कर रहे थे। इन्हें विलादे मीर का सच बोलना अच्छा लग रहा था। वो मेरा इम्तिहान था, मैं खुद को देखना चाहता था। मुझे लगता था मैं पत्थर का बन गया हूँ। मैं गलत था। मैंने सोचा अपनी कमज़ोरियों को काबू करूँ। मैं अवीम खान से दोस्ती को भूलना चाह रहा था, मैं नहीं कर पाया। मैंने इसे रोक दिया। अवीम कहता है मैंने इसे मारना ही नहीं था, न पहले न बाद में। शायद वो ठीक कहता है, शायद वो मुझे पहचानता है। वो संजीदगी से सर झुकाकर बोलता। सालिक को बिल्कुल अवीम जैसा लगा। उदास था मगर जाहिर नहीं कर रहा था, सच बोल रहा था मगर ये सच बोलना नहीं चाहता था। तुम गलत नहीं थे बेटा, मैं मुजरिम हूँ। तुम्हारा गुस्सा ठीक था मगर तरीका गलत था। इस दुश्मनी में तुम्हें मेरी बेटी को यूज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ कि तुमने इसका ख्याल रखा और सेफली वापस कर दिया। तुम अच्छे इंसान हो। सालिक ने नरमी से बात करते हुए बेसाख्ता इसका सर थपथपाया। अवीम जब उदास होता था वो सीने से लगा लेते थे। इन्हें दिल से विलादे मीर की उदासी महसूस हो रही थी। इसका बाप बुरा था मगर वो बेकसूर था। वो इसकी ज़िंदगी की कमी महसूस कर रहे थे। मैंने आपको माफ़ नहीं किया, माफ़ कर ही नहीं पा रहा। मैं अवीम को नहीं यूज़ कर सकता था और मुझे आपको किसी अपने के मर जाने की अजियत से गुजारना था। मैंने आपकी बेटी छीन ली, इसकी मौत की तकलीफ़ दिखाई। मैं आपकी बेटी को मारना चाहता था, मैं वो भी नहीं कर पाया। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, बस मैं बुज़दिल हूँ। जिससे मोहब्बत कर लूँ इनको ये तकलीफ़ नहीं दे सकता। मैं आपसे नफ़रत करता था मगर आपके दोनों बच्चे मेरी मोहब्बत हैं और इनको मैं हर्ट नहीं कर सकता। विलादे मीर की बात पर सालिका कियान को झटका सा लगा था। वो बेख्तियार अपनी चेयर से उठे। क्या कह रही हो तुम? अपनी बात का मतलब जानते हो?
कुछ सख्ती से पूछा। आंखों में तंबी थी। मैं सब मतलब जानता हूँ। आप पहले तो ये बात जान लें कि मैंने आपको माफ़ नहीं किया। नफ़रत ख़त्म हो गई है मगर गुस्सा बाकी है। आपको हराने के लिए आपके दोस्त काफ़ी हैं, बैक स्टेप करने वाले दोस्त। वो नाराज़गी जिता रहा था लेकिन इन्हें खबरदार भी कर रहा था। वो कह रहा था माफ़ नहीं किया और फिर इनको दुश्मनों की आगाही देता बचाना भी चाह रहा था। अवीम भी चीफ मार्शलिस्ट का इन्हें बता चुका था। मैं सब जान गया हूँ, बताने का शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो और बेहतर है मेरी बेटी से दूर रहो। इन्होंने लहजे में ज़रा सख्ती लाकर इसे वार्न किया था। सब जानते हैं तो ये भी जानते होंगे, हस्बैंड अपनी वाइफ से दूर दूर नहीं करीब रहता है। आपकी बेटी मेरी बीवी है, आप मुझे इससे दूर नहीं कर सकते। इसने सुकून से एक और धमाका किया था। वो बेयकीनी से व्लादिमीर को देखने लगे। यकीनन वो मजाक कर रहा था, निहायत बेहुदा मजाक। इरमा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मेरी नरमी को कमज़ोरी मत समझना व्लादिमीर, तुम अवीम के फ्रेंड हो, मेरे लिए भी अवीम जैसे ही हो, लेकिन मैं ऐसे मजाक पसंद नहीं करता, ना बर्दाश्त करूँगा। इन्होंने उंगली उठाकर वार्न करते सर्द लहजे में टोका। कुछ वक्त पहले की पसंदीदगी और दिलचस्पी भाप बनकर उड़ गई। मेरा आपसे ऐसा रिलेशन नहीं कि मजाक करूं। आपकी बेटी एक गैर मर्द के साथ इजी नहीं थी, इसीलिए इसने एक नामहरम के पास रहने से ज़्यादा एक महरम की हिफाजत में रहने को प्रेफर किया। शी श्योर इज़ अ मुस्लिम रिस्पेक्टफुल गर्ल। व्लादिमीर अब भी इस सुकून से जवाब दे रहा था। इसने पहले ही सोच लिया था इरमा को एहसास दिलाकर इसकी फैमिली को बता देगा। वो वही कर रहा था। इसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वो क्यों छुपाएगी? क्या गेम खेलना चाहते हो? साली का दिमाग घूम गया था। ये इस बात सरासर अपनी बेटी पर इल्ज़ाम लगाता। आपकी बेटी को लगता है पेपर मैरिज बस एक ज़रूरत है। वो जब तक मेरे पास थी मेरी वाइफ बनकर रही, जब आ गई तो सब भूल गई। मेरे पास मैरिज पेपर्स हैं, अपनी बेटी से पूछ लीजिएगा, वो निकाह कर चुकी है और इसे ये बात याद है। व्लादिमीर अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया। सालिका के आंसर पकड़े बैठे थे। इरमा ना समझती, लेकिन निकाह को भी मजाक समझेगी, इन्हें अंदाज़ा नहीं था। दखान किसी हॉस्पिटल के ओनर के साथ ओपन कैफ़े आया था। वो अपना हॉस्पिटल तमाम आलाजात और फर्नीचर समेत सेल करना चाह रहा था और दखान को यह मौका अच्छा लगा था। दिन के 4 बज रहे थे। लंच का वक्त तो गुजर चुका था। वो लोग हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखकर मजीद बातचीत के लिए करीबी कैफ़े में आ बैठे थे। ये अचानक फैसले की वजह क्या है? दखान ने सामने बैठे एक अधेड़ उम्र प्रोफेसर डॉक्टर से यूं ही बात पढ़ाने के लिए फॉर्मल सवाल किया। अपने लिए बनाया था, काफ़ी वक्त काम भी किया। बेटों ने मेडिसिन का प्रोफेशन तो चुन लिया मगर हॉस्पिटल और पाकिस्तान नहीं पसंद था। मैं पिछले 5 साल से अपनी जॉब से रिज़ाइन देकर बेटों के पास रह रहा हूँ। अब मज़ीद इस हॉस्पिटल को ओन करना मुश्किल लगता है। प्रोफेसर साहब काफ़ी बातूनी वाक़या हुए थे, तभी तफसील से जवाब दिया। दखान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। बिल्डिंग तो वो देखकर आ रहा था जो काफ़ी पसंद भी थी। आपका फ़ैसला गलत भी नहीं है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ हूँ। देखकर लगता है काफ़ी मेहनत से बनाया है आपने। दखान ने खुशगवार लहजे में इनके काम की तारीफ़ की। वो वाकई बहुत मुतमईन था। मेहनत तो की थी जेंटलमैन। सोचा था बेटों के नाम करूँगा तो कुछ अच्छा तो हो, मगर इन्होंने मौका ही नहीं दिया, ना इन्हें ज़रूरत थी। प्रोफेसर साहब के लहजे में दिल गिरफ्ती महसूस करते हुए दखान ने खामोशी से सर हिलाया। कुछ वक्त दोनों खामोशी से अपने सामने पड़ी कॉफ़ी को घूरते रहे। दखान ने कुछ बोलने के लिए सर उठाया मगर कानों में जानी पहचानी आवाज़ पहुँचने पर ज़रा चौंक कर रुका। मैं शिफा रियान हूँ। शिफा की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। शायद वो किसी जाने वाले से मिलने आई थी। दखान ने सर झटका मगर अगले जुमलों ने इसे जामिद कर दिया। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। दुराब ने तुम्हारा इतना जिक्र किया है कि गहरी नींद में भी कोई शिफा रियान कह दे तो जाग जाऊंगी। अजीब इंसान है मेरा खामन। जैसे लड़की ने शादी के दिन इनकार कर दिया, इसे अब तक याद रखा है, और जिसने शादी करके इज्जत रखी इसको देखना तक गवारा नहीं करता। पता नहीं बेवफा औरतों में ऐसी क्या कशिश होती है कि मर्द अपनी बेवफादार बीवियों को। बकवास बंद करो, क्या बोले जा रही हो? दुराब की बीवी बिना रुके बोलती जा रही थी जब दुराब ने दबी दबी आवाज़ में टोका। इनकी आवाज़ इतनी तो थी कि इर्द गिर्द के टेबल्स तक पहुंचती। शिफा ने घबराकर हाथ आपस में जोड़े। दखान ने चेयर से आगे होकर ज़रा रुख फेरा तो बराबर की टेबल से ज़रा पीछे 3 टेबल पर 3 लोग नजर आए थे। मर्द का आधा चेहरा नजर आ रहा था। एक औरत को शौक रंग लिबास और भरपूर मेकअप में मौजूद बिल्कुल सामने थी और एक चेयर पर वो सादा हल्के पीच लिबास में यकीनन शिफा थी, जिसके दखान की जानिब बिल्कुल पुश्त थी। चेहरे के गिर्द हिजाब लिपटा हुआ था। दखान शौक जाई से देख रहा था। एक चेयर पर वो सादा हल्के पीच लिबास में यकीनन शिफा थी, जिसके दखान की जानिब बिल्कुल पुश्त थी। चेहरे के गिर्द हिजाब लिपटा हुआ था। दखान शौक साई से देख रहा था। ऐसी बात नहीं है, मैं धोखाबाज लड़की नहीं हूँ। बस मेरी फैमिली ने फोर्सफुली
मेरी शादी कज़न से करवा दी और मैं। शिफा वजाहत दे रही थी, नादिम लहजे में सर झुकाए, यूं जैसे मुजरिम हो। वो वहाँ बैठी ही क्यों थी? इसे क्या ज़रूरत थी यूं वजाहत देने की? दखान का दिमाग घूम गया था। अच्छा तो क्या तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? ज़बरदस्ती बांधा? ये रिश्ता तुम्हें खुशी नहीं दे रहा? अब भी दुराब को पसंद करती हो? अब भी, जब ये भी शादीशुदा है और तुम भी? दुराब की बीवी ने सर्द तंजिया लहजे में सवाल किया। शिफा ने लब कुचले, दुराब गर्दन अकड़ाए, सीने पर हाथ बांध रहा था। मैं खुश हूँ, ये रिश्ता ज़बरदस्ती बना था, मगर मैं अब खुश हूँ। क्या तुम खुश हो? अगर खुश रहना चाहती हो तो ये बात भुला दो। अब मैं दुराब की ज़िंदगी में वापस आऊँगी। इसे मेरे नाम के ताने मत दिया करो, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। शिफा सर झुकाए बोलती चली गई। दुराब झटके से सीधा हुआ। इसकी बीवी ने भी चौंक कर नज़र झुकाकर बोलती शिफा को देखा। दखान सख्ती से लब बींचता प्रोफेसर साहब से माजरत कर रहा था। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरा दिल जीत लिया है, मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। तुमने कोशिश की दुराब का दिल जीतने की? क्या तुमने इसे वक्त दिया कि वो अपनी रिजेक्शन भूल सके? इसे नरमी से सहारा दिया कभी? तुम अगर दुराब को वक्त और इज्जत नहीं दोगी तो वो मुझे याद रखेगा, मेरे पीछे आएगा, मेरी खुशगवार जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा। शिफा ने भीगी आंखों से दुराब को देखा तो वो पहलू बदल गया, सब उलट गया था। शिफा कुछ और ही बोल रही थी। दुराब की बीवी हमन्नुक सी बैठी सुन रही थी। दुराब से मोहब्बत करो ताकि वो मुझे भूल जाए। नहीं भूलेगा तो मेरे पीछे चाहे तमाम उम्र गुजार दे। मैं अब दकान की हो चुकी हूँ, मैं नहीं मिल पाई तो कोई और ढूंढ लेगा। खुद से बांध लो इसे। शिफा ने इल्तजा की थी, वो रो पड़ी, समझा रही थी, मगर झूठ नहीं बोला गया। दखान प्रोफेसर को गुड बाय कहकर उठा और इनकी तरफ बढ़ा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? दखान की सख्त आवाज़ पर शिफा का रंग फक हुआ, दिल उछल कर हलक में आ गया था। रुख फेर कर इसे देखा, जो चुभती नज़रों से दुराब को देख रहा था। मैं वो दखान एक्चुअली। शिफा बुखला गई थी, जाने वो कब आया था, क्या सुना था क्या नहीं, जाने क्या समझ रहा था। शिफा को वजाहत के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। दुराब की बीवी ने जांचती नज़रों से पुरकशिश वजीह दराज का लड़के को देखा, जो शिफा को देख रहा था, जिसकी आंखों में नाराज़गी थी, गुस्सा था, मगर आवाज़ फिर भी हल्की थी। इसने दुराब को देखा और मुतमईन हो गई। दखान आलम की दिलकशी पर्सनैलिटी के सामने दुराब का कोई स्कोप था भी नहीं। शिफा रियान दखान को छोड़ने का सोचे। आपकी तबीयत नहीं ठीक, चले यहाँ से। दखान ने इसे सफाई का मौका दिया बिना सख्ती से कहा और हाथ थामकर वहाँ से निकला। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह खींचती चली गई। सब अल्फाज गुडमुड हो गए। दखान के गुस्से से खौफ आने लगा। वो जो देखता था तो आंखें तक नरमी से मुस्कुराती थी। आज ऐसा सर्द हो रहा था कि ना देख रहा था ना बात कर रहा था। गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने तक वो बिल्कुल अजनियत भरे तासरात से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सख्ती से बिंचे लब और शोला बनी आंखें बता रही थी कि वो शदीद गुस्से में है। दखान, मैं वहाँ बस दुराब की बीवी। शिफा ने सफाई देना चाहिए जब इसने गाड़ी को ब्रेक लगाई। शिफा का माथा डैशबोर्ड से लगते लगते बचा। इसने खौफ से दखान को देखा। घर आ गया है, जाएं, मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए, एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। दखान ने गाड़ी का डोर अनलॉक करते हुए सर्द लहजे में कहा और रुख फेर कर दूसरी जानिब देखने लगा। शिफा खामोशी से गाड़ी से उतरी और इससे पहले कि पलट कर कुछ कहती वो गाड़ी जन से भगा ले गया। वो भीगी आंखों से दूर जाती गाड़ी को देखती रही। आज तुम आओगे तो वजाहत दूंगी, आराम से। शिफा ने आंसू साफ करके घर में दाखिल होते हुए बड़बड़ा कर कहा। होश तो इसके तब उड़े जब शाम से रात हो गई। वो लेने नहीं आया और मिसेस लाइला के फ़ोन करने पर कह दिया कि वो बिज़ी है, शिफा वहीं रहे। शिफा अपनी बेवकूफ़ी पर सारी रात रोती रही। वो पहले बता देती तो खान को नाराज़ ही होना था, इसने तो हो जाता, लेकिन कम से कम कैफ़े में इसे दुराब के साथ देखने की अजियत से तो बच जाता। सुनो, व्लादिमीर अपने रूम की तरफ जा रहा था जब धीमी सी आवाज़ पर चौंक कर आवाज़ के ताक़ुब में देखा तो कदरे तारीकी में इसके रूम के पास इरमा खड़ी थी, उंगलियां चटखाती परेशान से। सुनाओ। वो इसके सामने जा रुका, लबों पर मुस्कुराहट मचल रही थी। वो यहाँ वहाँ देखती, चेक कर रही थी कि कोई है तो नहीं। इत्मीनान करके इसे देखा। डैडी ने बुलवाया था, क्या बात हुई? वो परेशानी से सवाल कर रही थी। यकीनन मुलाजमा से व्लादिमीर और सालिका कियान की मीटिंग का सुनकर यहाँ आई थी। हाँ, बुलवाया तो था। बात बहुत बड़ी हुई है। क्या यहीं बता दूँ? कोई सुन भी सकता है। वो लहजे में तजस्सुस बढ़ता इसे देख रहा था, जो इसकी बात पर सर हिलाती मुतज़ब्ज़ब सी यहाँ वहाँ देखने लगे। व्लादिमीर खामोशी से 2 कदम मजीद बढ़ाता अपने रूम में चला गया और इसके तवक्का के ऐन मुताबिक अगले चंद लम्हों में वो इसके रूम में इसके सामने मौजूद थी। वो सोफे पर बैठे टांग पर टांग चढ़ाए इत्मीनान से इसका जायज़ा लेने लगा। ढीले प्रिंटेड ट्राउज़र पर निहायत खुली करीबन घुटनों तक पहुंचती टी शर्ट पहनी हुई थी और इस पर खुली सी येलो हुड जिस पर बड़ा सा मिकी माउस बना हुआ था। खुले सुनहरी बालों की मोटी मोटी लीटें हुड से निकल कर चेहरे के गिर्द फैली हुई थी। जल्दी जल्दी बताओ,
क्या बात हुई? हमारे निकाह का तो नहीं बताया ना? क्या डैडी को शक हो गया तुम पर? क्या कुछ हुआ है? वो सारिलाती तेजी से सवाल कर रही थी। पैरों में कोई भी स्लीपर या बंद शूज़ नहीं पहने थे और यकीनन इसे ठंड लग रही थी। इनको शक किस बात पर होगा? हुआ तो कुछ नहीं। वो भी तुम्हारी तरह अवीम से मेरी फ्रेंडशिप को लेकर डाउटफुल थे। क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? वह संजीदगी से बोलता बार बार फिक्रमंदी से इसके सुर्ख बैठते पैरों को देख रहा था। ओह अच्छा, क्या इन्होंने मेरे तुम्हारे पास स्टे को लेकर कुछ पूछा? जब मैं तुम्हारे पास थी, निकाह का तो नहीं बताया ना? वो फिर से इसी सवाल पर आन रुकी। खामोशी से हुए निकाह को वो खामोशी से ख़त्म करना चाहती थी। ऐसे में सालिक और विलाद मीर की लंबी बातचीत ने इसे परेशान कर दिया था। हाँ, इस पर बात तो हुई और जब बात हो रही थी तो जाहिर है मुझे तफसील बताना थी। इसके चेहरे के समझ में ना आने वाले तासरात को देखता वो ठटका। आखिर वो निकाह की बात क्यों बार बार पूछ रही थी? आगे होकर हाथ बढ़ाते इसके बाजू थामकर अपनी तरफ खींचा तो वो इसी पर आ गिरी। हवास बाख्तगी से पीछे हटने लगी। जब वो इसके गेट बाजू फैलाता, खुद से लगाता, अपने पास बिठा गया। कौन सी तफसील? क्या बात हुई? इरमा का ध्यान इसकी हरकत से ज़्यादा इसकी बात पर अटका हुआ था। इसके पांव सोफे पर रखते विलादमीर ने रुक कर इसे देखा, जिसकी सवालिया नज़रें इस पर जमी हुई थी और चेहरे पर हवास बाख्तगी थी। इन्होंने मुझे वार्न किया कि इनकी बेटी से दूर रहूं। वो बात बढ़ा रहा था, रुक रुक कर आधी अधूरी बातें करता। इसका तजस्सुस बढ़ा रहा था और वो इसके पास इसके रूम में बैठी सब बुलाए बस बात जानने के चक्कर में थी। क्या इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या इनको शक हुआ है तुम पर? क्या इनको पता चल गया तुम मुझे कॉलेज टाइम में बाहर ले गए? ज़रूर इन्होंने देख लिया होगा या किसी और ने देख लिया होगा। अगर अमीम बीवी को पता चल गया तो ये वार्निंग क्यों दी? बता भी दो। इसके पास खिसक कर मुतजस्सिस नज़रों से इसे देखती वो बिना रुके सवाल करती इसे खामोश देखकर जिच हो गई। क्योंकि मैंने कहा इनके दोनों बच्चे मुझे अजीज़ हैं। इन्होंने कहा इनकी बेटी से दूर रहूं, ताकि ना किसी ने देखा था ना ही इस बारे में बात हुई थी। तुम बताओ, क्या मुझे निकाह का नहीं बताना चाहिए इनको? व्लादिमीर ने खोजती नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। इनका इरादा जानना चाहा। देखो, हाँ ओके, पेपर मैरिज भी मैरिज ही है। मैं गलत थी, माई मिस्टेक। तुमने मुझे समझा दिया, थैंक्स। अब हम इसका कोई हल ढूंढ लेते हैं। वो हाथ उठाकर इसे समझाते हुए बोल रही थी। वो पूरी सोफे पर चढ़ी, घुटने टेक कर बिल्कुल इसी की तरफ रुख किए बैठी। अब इसे तलाक के लिए आमादा करने को तैयार हो रही थी। कैसा हाल? वो दिलचस्पी से इसका चेहरा देखता आंखों पर आते बाल हटाकर पूछने लगा। जैसा कि देखो, मेरी फैमिली भी नहीं जानती इस बात को और तुम्हारी फैमिली भी नहीं जानती। मेरी फैमिली जानती है कि मैं शादी कर चुका हूँ। अभी वो बात मुकम्मल करती कि वो टोक कर बोला। इरमा एक पल के लिए चुप सी हो गई। ये तो प्रॉब्लम हो गई। वो रूहान सी होती सर खुजा कर बोली तो वो बेसाख्ता मुस्कुराहट दबा गया। क्या तुम्हारी फैमिली ने मुझे देखा हुआ है? क्या हम मिले नहीं ना? तो तुम किसी भी अच्छी लड़की से मेरी फैमिली ने तुम्हें देखा हुआ है? इस बार भी बात पूरी होने से पहले टोक कर अपना मोबाइल उठाकर अनलॉक करने लगा। वो मुंह खोले इसे देखने लगा। व्लादिमीर ने अपना पर्सनल फोल्डर खोलकर इसके सामने किया तो वो आंखें फैलाए देखने लगी। एक ही पोजीशन में एक ही चेहरे की नींद में ली गई बहुत सारी तस्वीरें थी। इसने स्क्रीन को टच करके एक पिक्चर्स ओपन की तो वो इरमा ही थी। अब बताओ कैसा हल ढूंढने वाली हो? मोबाइल पीछे करके दोबारा से बात का सिलसिला जोड़ा। वो परेशानी से इसकी शक्ल देखने लगी। क्या बात है, परेशान हो? अच्छा चलो ये पूछो कि तुम्हारे डैडी की वार्निंग पर मैंने क्या जवाब दिया होगा? वो इसकी परेशानी समझता बात घुमा गया। क्या जवाब दिया होगा? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं यहाँ खुद आई हूँ और ये कि डैडी को मुझे समझाना चाहिए? मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। तुमने खुद कहा था हमारी मैरिज हो चुकी है, डैडी नहीं जानते। मगर हम तो जानते हैं ना। वो थोड़ा पीछे खिसक कर इसे वजाहत देने लगी। अपना यूं रात के वक्त इसके रूम में आना और इसके पास बैठना एक्सप्लेन करने लगी। मैंने इनसे यही कहा, डोंट वरी, इनको समझा दिया है कि हस्बैंड वाइफ दूर नहीं रहते। तुम बुरी लड़की नहीं हो, मैं जानता हूँ। वो आगे होता हाथों के प्याले में इसका चेहरा समेटते नरमी से बोल रहा था। इरमा कुछ पल तो इसकी बात समझने की कोशिश करने लगी और जब समझ आई तो झटका खाकर पीछे होती जोर से चीखी, व्हाट? तुमने डैडी को बता दिया? वो सदमे में गिरी इसे देखने लगी। दिल धड़ धड़ करने लगा। सब प्लान्स फ्लॉप हो गए। तलाक से पहले ऐलान हो चुका था। हाँ बता दिया, बताना बेहतर था। और तुम जो सोच रही हो खूब समझता हूँ बेकल्ब। इसने इरमा के करीब होकर आहिस्तगी से कहा। वो शौक सी बैठी थी। जब वो मजीद करीब होता कान के पास झुककर सरगोशी में बोला, ये रिश्ता अब कभी नहीं टूटेगा, मार्क माई वर्ड। वो इसकी सरगोशी पर मजीद खौफजदा हुई। व्लादिमीर ने नरमी से इसका गाल छुआ तो होश में आती पीछे हुई और झटके से उठती डोर तक पहुंची। तुमने हमारी मैरिज का बताकर अच्छा नहीं किया, तुम बहुत बुरे इंसान हो। ज़रा रुककर पीछे देखा
तो वो भी आंखों में नरमी और मोहब्बत लिए इसे ही देख रहा था। वो नाक चढ़ाकर बोलती बाहर निकल गई। तुम मुझे बहुत अजीज हो बेकल्ब। वो मुस्कुराते हुए अपने पास सोफे पर खाली जगह को देखने लगा, जहाँ कुछ देर पहले वो बड़े मज़े से बैठी थी। वो सोफे की पुष्ट से टेक लगाता वहाँ बैठ रहा। अब जो फैसला करना था सालिका कियान ने करना था, और व्लादिमीर इतना जान गया था सब लोग इस रिश्ते को जल्द या बदेर कबूल कर ही लेंगे। जाने कितनी देर वहीं सोचों के ताने बाने जोड़ता बैठा रहा। रात गहरी हो गई थी जब वो उठकर टेरेस की जानिब बढ़ा। अवीम अभी तक घर नहीं आया था। इससे बात ना करके नाराज रहकर इसे बुरा लग रहा था। मोबाइल पर सारा दिन आने वाले इसके मैसेजेस देखने लगा। सर्द रात में भी अजीब घुटन सी महसूस हो रही थी। जैन इकराम पर इतना शदीद गुस्सा था कि वो सामने होता तो एक भी लम्हा देर किए बिना इसकी जान ले लेता। लेकिन अवीम का इसे छुपाना और रास्ते में आना इसे मजबूर कर रहा था। आसमानों पर पूरे चांद को तकते व्लादिमीर को विंडो ओपन करने पर टेरेस से सिसकियों की आवाज़ आई तो चौंका और डोर खोलकर बाहर निकला। ये खुली बड़ी टेरेस लाइन में मौजूद 4 रूम से जुड़ी हुई थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो तीसरे रूम की पास कुछ तारीकी सी जगह पर ज़मीन पर नाजुक सा वजूद सर घुटनों में दिए सिसक रहा था। हेलो, यू ओके? वो बेसाख्ता आगे बढ़कर पूछ रहा था। खटखट करती आबिया ने डर कर आवाज़ दबाई और सर उठाकर देखा। चांद की रोशनी में वो दराज कद मगरबी नकोश का हामिल शख्स, संजीदा सा शख्स इसे नरमी से देख रहा था। मैं ठीक हूँ, वो भीगी आवाज़ में बोलती चेहरा छुपा गई। इसने सुना था अवीम का कोई दोस्त अमेरिका से आया हुआ है। 1-2 बार सामना हुआ था मगर बाकायदा बात नहीं हुई थी। अब इस हालत में इससे सामना होने पर वो शर्मिंदा सी हुई। रो क्यों रही हो? इसने पास आते ही नरमी से सवाल किया और कुछ फासले पर सामने एक घुटना ज़मीन पर टिकाकर बैठते हुए इसे देखने लगा। रोना आ रहा था। वो इसके नरम मेहरबान लहजे पर मासूमियत से भीगी आंखें उठाकर बोली, तो इतनी सर्दी में क्यों बैठी हो? व्लादिमीर ने फिक्रमंदी से देखा। वो पहचान चुका था इसे। वो यकीनन अवीम खान की बीवी थी। मासूम सी, छोटी सी, सर्द रात के अंधेरे में यूं तनहा बैठकर रोती व्लादिमीर को मुतवज्जा कर रही थी। इरमा सो रही है, वो जाग जाती। मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, मुझे बस रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए अकेली बैठी हूँ। वो रोते हुए रुक रुक कर बोल रही थी। वो किसी अजनबी से बात कर रही थी, इसे बता रही थी, इसके सामने रो रही थी। वो बाकी होश में नहीं थी। अवीम ने खौफजदा कर दिया था, इतना दुखी कर दिया था कि वो रो रो कर नहीं थक रही थी। क्या कोई दोस्त नहीं है जिससे बात कर सको? व्लादिमीर ने तरहम भरी नज़रों से इसे देखा, जो शाल वगैरह लपेटे गुलाबी चेहरा और ठंड से सुर्ख होती नाक लिए रोती जा रही थी। मेरा दोस्त खो गया है। वो चेहरा छुपाकर सिसकियों का गला घूंटती अवीम को याद करके रो रही थी। इसका बदल जाना रुला रहा था इसे। क्या तुम्हें अवीम खान ने रुलाया है? देखो गुड़िया, परेशान मत हो, मुझे अपना भाई समझो। बताओ। व्लादिमीर को शक गुजरा कि इसके रोने की वजह अवीम है। शायद वो इसी को दोस्त कह रही थी। जी, इन्होंने डांटा है, बहुत बुरी तरह डांटा। मैं किसी को बता भी नहीं सकती। सब इनसे डरते हैं, कोई भी इनको डांटता नहीं। इब्राहिम भाई भी कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत बुरे हैं। मुझे कमरे से निकाल दिया, कहा दफ़ा हो जाओ, और बहुत ज़ोर से शटअप भी कहा मुझे। वो अभी बन जाने वाले भाई से दुखड़े रोती सब शिकायतें करने लगी। इसका बस नहीं चल रहा था अमीम को कटहरे में खड़ा कर दे। सर्दी से कांपती रोते हुए बता रही थी, ओके, मैं वादा करता हूँ इसे डांटूंगा, तुम्हारे सामने डांटूंगा और इसे कहूँगा सॉरी करें। अब तुम रूम में जाओ, जाकर सो जाओ, इसे मिलकर लड़ेंगे। अगर वो बोला तो इसे शटअप कॉल देंगे। इसने सर थपथपाकर नरमी से कहा था। वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। क्या वाकई वो इतना बहादुर है? इसका दिल मान गया कि सामने बैठा इंसान झूठा नहीं। वो आंखें रगड़ती सर हिलाकर उठी। अब सर्दी जान निकाल रही थी। गर्म शाल और डबल हुड भी अब किसी काम के नहीं रहे थे। क्या आप इनसे कहेंगे मुझे नहीं डांटा करें? मुझे डर लगता है। रूम में जाते जाते रुक कर वो फिर से गारंटी चाह रही थी। व्लादिमीर को देखकर सवाल किया। वो बेसाख्ता मुस्कुराकर सर हिला गया। तुम बस ये याद रखो, तुम्हारा ये भाई इससे नहीं डरता और इसे डांट भी सकता है। इसने यकीन दिलाया तो वो सर इस बात में हिलाती अंदर चली गई। व्लादिमीर वहाँ से पलटा। वाकई अवीम पर गुस्सा हो रहा था। नाराज़गी और लड़ाई अपनी जगह, वो अपनी बीवी से बदतमीजी कैसे कर सकता है? इसे ये बात बुरी तरह नागवार गुजरी थी। अवीम रात के दूसरे पहर घर आया था। ग्रे आंखों में खून रंग भीगा पड़ा था। रो रो कर दिन गुजार दिया था मगर दिल अभी नहीं भरा था। रात के सन्नाटे में सर झुकाकर गुजरते हुए रुका और व्लादिमीर के रूम की तरफ बढ़ गया। दिल चाह रहा था इसे बात करे, इसको मनाए। अब्राहम की याद से पीछे छुड़वाने के लिए वह व्लादिमीर के पास जाना चाहता था। इसके रूम में दाखिल हुआ, हर तरफ देखा मगर वो कहीं नहीं था। रूम की विंडो ओपन थी जिसकी वजह से कमरा सर्द हो रहा था। टेरेस से आती हल्की सी आवाज़ों पर वो बाहर निकला। जब आबिया की आवाज़ पर कदम रुके। मेरा दोस्त खो गया है,
इसके रोते हुए जुमले पर अवीम रुक सा गया। अपना सख्त रवैया और गुस्सीला अंदाज याद आया तो शर्मिंदगी होने लगी। व्लादिमीर इससे रोने की वजह पूछ रहा था। वो पलटकर अपने रूम में चला गया। आबिया का रोना अजियत दे रहा था। इसका जी चाहा अभी जाकर सब घर वालों को अपने रिश्ते का बता दे, इसे दोबारा कभी ना रुलाए, और जब वो किसी बात पर रोए तो सीने से लगा ले। लेकिन इसे अब खुद पर भी यकीन नहीं रहा था। आज इसे यकीन हो गया था आबिया को हर बार रुलाने की वजह वो खुद बनता है। वो इसे कोई खुशी नहीं दे पा रहा था। अवीम भाई, मैं सुबह कराची से वापस आ रहा हूँ, अम्मी बुलवा रही हैं बार बार, अब मजीद नहीं रुक सकता। इसने मोबाइल उठाकर आबिया को मैसेज करना चाहा। रिसीव्ड मैसेज में जैन का मैसेज देखकर लब भींचे। मैं कल सुबह कराची आ रहा हूँ, वेट करो। इसे मैसेज भेजकर वो सो गया। सुबह उठते ही व्लादिमीर इसके रूम में पहुंचा था, मगर वो कहीं नहीं था। वो सुबह सुबह कराची के लिए निकल चुका था। वो जैन के सामने बैठा इसे घूर रहा था, जो ईगल के यहाँ पहुंच जाने का सुनकर ही हवास भागता हो रहा था। इससे तफसीली बात करता अवीम आखिरी बात पर खटक गया। जैन सर झुकाए बैठा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, टॉक टू मी। क्या सौदा कर आए हो? मजीद कोई झूठ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अवीम गुस्से से जोर से टेबल पर हाथ मारता बोला था। जैन ने गड़बड़ाकर इसे देखा। सच बताना पड़ रहा था। आपका? जैन के बोले दो लफ्ज़ इसे साकित करके। आपका सौदा करके आया हूँ। क्या करता बताएं? हर तरफ से फंस चुका था। एमिली को हर हाल में अपनी बहन मार्गरीटा का बदला लेना था। इसका यकीन है मार्गरीटा आपकी वजह से इतनी बेदर्दी से कत्ल हुई। इसने कहा अवीम खान दे दूं तो वो मुझे कभी नहीं फंसने देगी। मैं मान गया। जैन नज़रें चुराता शर्मिंदगी से बोल रहा था। अवीम ने सीने पर बाजू लपेटते तंजिया नज़रों से इसे देखा। और तुम मान गए? तुम्हारी नज़र में मेरी यही इंपॉर्टेंस थी? मुझे भी भूल जाना चाहिए हमारा रिश्ता। ख्वाम खा हमदर्दी की है। अवीम के चिताते जुमलों पर जैन ने इसका चेहरा देखा। बाकी तफसील पर वो ऐसे नॉर्मल रिएक्ट करेगा कभी नहीं। जैन ने पहलू बदला और गहरी सांस भरी। भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपकी तरह सबके लिए इंसानियत रखने वाला इंसान नहीं हूँ। आप रिश्तों को अहमियत देते हैं, कभी ना मिलकर भी सबका ख्याल होता है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। आपको ना कभी देखा ना मिला हूँ। ख़ानदान में जितने लोगों से आपके बारे में सुना है, यही सुना है कि मगरूर हैं। आपको सबसे मिलना या इनके छोटे कामों से छोटे घरों में जाना भी पसंद नहीं, और ये कि बहुत बददिमाग हैं, बात तक नहीं करते किसी से। तो तुमने सोचा ऐसा मगरूर बददिमाग इंसान रिस्पेक्ट भी डिजर्व नहीं करता। अवीम ने इसकी बात दरमियान में टोक कर दांत पीसते हुए कहा। जैन की बातों ने दिमाग घुमा दिया था। आई एम सॉरी, आपसे मिलकर लग रहा है कि सब की सोच गलत है। आई एम सो सॉरी भाई। जैन ने खिफत से नजरें चुराई। बाय द वे, एमिली से किया वादा कैसे पूरा करोगे? कैसे करोगे इसके हवाले? अवीम ने तमस्कुर से पूछा। जैन के लिए इस सौदेबाजी से इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था। आपकी कोई कमज़ोरी ढूंढकर, जाहिर है आपको किसी तरह फंसा कर। जैन की बात पर वो संजीदा हुआ। जैन बोल रहा था। पाकिस्तान आते ही मैंने आपके बारे में सब जानने की कोशिश की। मेरे हाथ कुछ नहीं आ रहा था। आपकी कमज़ोरी इरमा है या आपकी फैमिली। ऑफकोर्स इरमा के लिए मैं कुछ गलत नहीं सोच सकता था। फिर मुझे हाला फुप्पो की आबिया के बारे में पता चला। जैन की बात पर अवीम बेचैन सा सीधा होकर बैठा। शाकी नज़रों से जैन को देखा। जब हुंसा आपी के मायों का सामान लाए थे हाला फूफो लोग, मैंने इसकी कॉल सुनी थी। वो हमारे घर के दीवार के पास सबसे दूर खड़ी बात कर रही थी। जैन ने रुककर अवीम को देखा। अरफा आपी, अवीम नहीं जानते कि मैं इनकी ही खाला के पास रहती हूँ। वो तो अब भी मिलने का कहते हैं। मैं इनको टालती हूँ। मैंने खुद इनसे झूठ बोल दिया कि मैं अपनी आंटी के पास चली गई हूँ। हो सकता है वो मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर इनको मेरा सच पता चल गया तो वो ज़रूर आएंगे मेरे पास। मैं इनके निकाह में हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जैन ने इस दिन आबिया से सुनी सारी बात अवीम को तफसील से बताई। इसने कॉल सुनकर जाना था वो अवीम की मंकूहा है और यकीनन कमज़ोरी भी। जबकि अवीम शौक सा बैठा था। तो क्या वो अपने घर वालों से कांटेक्ट में थी? वो इतनी सरेआम कॉल सुनती और अपने और अवीम के ताल्लुक़ को बयान करती फिरती थी और समझती थी वो छुपी हुई है। मैंने मेहंदी पर किसी तरह इसका मोबाइल उठाया और सारा चेक किया। आपसे हुई कॉल्स और चैट इसमें मौजूद थी। नंबर नहीं था, मगर पुराना सारा डेटा मौजूद था। शायद वो डिलीट करना जानती नहीं थी या फिर जानबूझकर रखा हुआ था। जैन सब बता रहा था। अवीम के जबड़े सख्ती से भींच गए, असाब तन चुके थे। वो खूंखार नज़रों से जैन को देख रहा था। तो इसीलिए तुमने इसके लिए रिश्ता भेजना चाहा? तुम क्या करने वाले थे? सच बताना। अवीम ने झटके से इसका गिरबान पकड़ते स्पार्ट लहजे में सवाल किया। जैन का रंग उड़ गया। मैं आबिया, ना मतलब बार बार इसका। अवीम ने धाड़ कर इसकी बात दरमियान में काटी। जी जी जी, मैं इनको सॉरी भाई,
मेरे पास कोई और चारा नहीं। मैं इसको एमिली के हवाले करना चाह रहा था। मुझे लगा आप अपना इस रिश्ते से सबके सामने नहीं लाना चाहते। वो खुद भी छुपी हुई थी, तो मैंने सोचा। जैन की बात अवीम के ज़ोरदार पंच पर वहीं रुके। इसे शिद्दत से मारे गए मुक्के से इसका होंठ फट चुका था। जैन घबरा कर पीछे हटा। मैं पछता रहा हूँ, मैंने क्यों तुम्हारे लिए अपने दोस्त को नाराज़ किया, जो मेरे से जुड़े रिश्तों को शायद मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है। अवीम को रात के वक्त भाई की तरह आबिया को बहलाते व्लादिमीर की बातें याद आई थी। सॉरी भाई, जैन बार बार माजरत कर रहा था। वो जानता था कि अब ये माजरत किसी काम की नहीं थी। सॉरी, एक्चुअली तुम्हें इस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तुमने जो सोचा वो करने से पहले ये वक्त आ गया, वरना मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। मेरे सामने मत आना कभी, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अवीम ने इसे गिरबान से पकड़कर जोर से झटका देते हुए वार्निंग दी और झटके से बाहर निकलता किसी से भी मिले बिना घर से निकल गया। जैन के मामू और इसकी फैमिली हैरत से इस लड़के को देख रहे थे, जो कमरे में भी दहाड़ता चीखता जैन पर बरसता रहा था और अब तेजी से निकल गया था। भाई बात सुने, आई एम सॉरी, मैं डर गया था। क्या करता अवीम भाई? जैन इससे बात करने की कोशिश करता पीछे भागा, मगर वो नहीं रुका था। गाड़ी में बैठकर वापसी के लिए निकलते अवीम को अब समझ आ रहा था आबिया का घबराना, छुपना, इसके लिए झूठ, ग्रेस और फिर प्रॉपर्टी का पूछकर फाइल अपने पास रखने की ख्वाहिश। वो अपनी बहन से राब्ते में थी, इसे इस्तेमाल किया जा रहा था और इब्राहिम की दीवानी थी। इसने बस वो कहा जो इससे कहा गया था और अवीम कब कैसे गुस्सा हो गया। वो स्टीयरिंग पर हाथ सख्ती से जमा था। खुद पर अपनी बेखबरी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। रात को सर्दी में बैठकर रोती आबिया को सुबह तक शदीद बुखार हो चुका था। दियाला परेशानी से इसको ज़बरदस्ती सूप पिला रही थी। हाला और जयान के अगले दिन वापसी थी और दिया जानती थी हाला इसे फिर इसी हालत में देखकर घबरा जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। इरमा जो हर पल आबिया के पास रहने की कोशिश में होती थी, आज दिया के कहने पर भी नहीं रुकी थी। वो फिक्रमंद थी मगर फिर भी कॉलेज चली गई थी। वो सालिका के आन से चुप रही थी, जितना मुमकिन हो पा रहा था। वो बाप को मौका नहीं दे रही थी कि वो इस निकाह का, इस पेपर मैरिज का इससे सवाल करें, जबकि सालिका अवीम के मुंतज़िर थे। वो पहले इससे ये सब डिस्कस करना चाहते थे। बिया बेटा क्या बात है, क्यों इतना फेवर हो रहा है? कुछ हुआ है? सर्दी में बाहर गई थी क्या? दियाला परेशानी से इसे देख रही थी, जिसकी आंखें सूजन का शिकार थी और चेहरा बुखार की शिद्दत से तब बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। आनी, मुझे कुछ नहीं पता। वो बात छुपा गई थी। इन्हें कैसे बताती? इनके बेटे की वजह से रात गई यकबस्ता टेरेस में बैठकर रोती रही। ओके, अब रेस्ट करो, मैं लंच तैयार करवाती हूँ। दियाला इस पर कंप्यूटर सेट करके बाहर चली गई। आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती। बिया भारी होते सर की वजह से बेचैन हो रही थी। कॉलिंग ट्यून पर तकिया के पास पड़े मोबाइल को उठाकर इसने नंबर देखा। अरफा कॉलिंग। इसने जल्दी से कॉल अटेंड की। आबी, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें याद कर रहे हैं। क्या तुम प्लीज़ इनसे मिलने आ सकती हो? अरफा घबराई हुई आवाज़ में पूछ रही थी। इसकी परेशान आवाज़ पर आबिया भी घबरा गई। आपी, मेरी तबीयत भारी धीमी आवाज़ में बोलने की कोशिश करती अपनी तबीयत का बताना चाह रही थी। इसके लिए तो बैठना मुश्किल था, अपने घर कैसे जाती? ओह, तुम्हारी आवाज़ भी ख़राब हो रही है। मगर अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं किसी को भेजूं तुम्हें लेने? तुम ये बताओ, क्या तुम्हारे पास फाइल अभी मौजूद है? अरफा अपने मतलब की बात पर आई। जी अभी है। आप बिया ने फाइल पर अवीम का चीखना, गुस्सेला चेहरा याद आने पर आंखें बींची। ओके, तुम वो फाइल भी साथ लाना, पापा को दिखाना कि तुम्हारा अवीम अच्छा है। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी से नहीं। वो बाप है ना। तुम्हारी बात और फाइल सामने देखकर ज़रा रिलैक्स हो जाएंगे। ओके ना, तुम समझ रही हो ना? अरफा ने बैठे बिठाए बात बनाई। आबिया आंखें बंद किए सुन रही थी। जी जी ओके। आबिया ने बात समझकर हाँ में सर हिलाए। बुखार ने बोलने की ताकत छीन ली थी। ओके, मुझे बताना, मैं ड्राइवर और साथ किसी को भेजूंगी, तुम फिक्र मत करना। अरफा नरम मोहब्बत भरे लहजे में कहती। कॉल काट गई। आबिया मोबाइल एक तरफ रखती आंखें बंद कर गई थी। बस फाइल लेकर जाना था, बाप से मिलना था, इनको अपने खुश होने का यकीन दिलाना था और शायद इस बार इसका बाप पहली बार इसे प्यार से मिलेगा। वो लड़की जिसने बचपन से बाप से डरते जिंदगी गुजारी थी, वो बाप के नरम लहजे और प्यार भरी नज़र के लिए तरसती थी। इसके लिए ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त था जब इसके बाप ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। बुखार में जलते जिस्म को जैसे सुकून सा मिला था। वो बुखार की हालत में बेजान कपकपाती हुई सी सालिका कियान के सामने मौजूद थी। शाम का वक्त था और घर पर कोई मौजूद ना था। आज रात हीले और जायान भी आ रहे हैं, सब वहाँ गए हुए थे। तो मेडिसिन लेकर सो रही थी, इसीलिए छोड़ गए। छोड़ा हूँ, तबीयत ठीक है ना? सालिक मोबाइल एक तरफ रखते हुए नरमी से बोल रहे थे। आज पहली बार बिया से इतनी लंबी बात की थी। जी मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है।
रात तक वापस आ जाऊंगी, बल्कि सीधा वहीं आ जाऊंगी। इजाज़त हो तो चली जाऊं। आबिया ने लब को चलते हुए इन्हें देखा। खड़ा होना इतना मुश्किल और बेजार कर रहा था कि जी चाहा जाकर सो जाए और सब भुला दे। अजीब लग रहा था इस घर जाने की बात करना जहाँ से इसे बचा कर लाया गया था, जिस घर का जिक्र कभी किसी से नहीं किया गया था। वो बात घुमा कर करती ख्वामखा की तफसील दे रही थी। कहाँ जाना है? इस कंडीशन में अकेली कैसे जाओगी? मैं ले जाता हूँ, ज़रूरी है तो। सालिक भी चौंक कर इसे देखने लगे। इसका सुर्ख चेहरा बता रहा था बुखार की हिद्दत अब भी काफ़ी है। नीम को नूदगी जैसी हालत में वो बार बार बंद होती आंखों को खोलती सर झटक रही थी। अपने घर जा रही हूँ, अपने घर जा रही है। इसके बाबा की तबीयत नहीं ठीक, वो मिलना चाहते हैं इससे। इसका जाना ज़रूरी है और मैं साथ हूँ, परेशान ना हूँ। एक अजनबी औरत के बोलने पर सालिका कियान की तवज्जो इस पर गई। वो कुछ वक्त पहले आई थी, वो उलझ से गई। यहाँ सबका कहना था इसका कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं, तो वो किस घर की बात कर रही थी? दखान किसी को उठा लाया था, और अगर इसकी फैमिली मौजूद थी तो वो क्यों लाया था? सालिका कियान का दिमाग घूम गया था। और आप कौन है? ये अचानक घर और घर वाले कैसे जिंदा हो गए? सालिक सर्द संजीदा लहजे में सवाल कर रहा था। बिया घबरा गई। मैं माँ हूँ, जब बच्ची जाना चाहती है तो आप रोक नहीं सकते। कुछ वक्त की बात है। औरत के तीखे लहजे पर सालिका कियान ने बमुश्किल जब्त किया। आबिया सांस लेने की कोशिश करती सर संभाल रही थी। वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। मैं नहीं जानता तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें क्यों यहाँ फैमिली दी गई जबकि माँ बाप जिंदा थे। लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो ज़रूर जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। तुम नादान बच्ची नहीं हो जिस पर हम गैर होकर हक जताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकती हो, और अगर तुम घर वालों से नाराज़ होकर यहाँ रहती हो तो ये बहुत गलत बात है। सालिका कियान हकीकत से नावाकिफ थे। जो समझ में आया था इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। आबिया लब को चलती से सर झुका गई। शिद्दत से जीजा अवीम होता तो इससे पूछती, मशवरा करती, मगर वो तो बदल गया था। ऐसा कुछ नहीं अंकल, वो घबरा गई। श्योर यू मे गो नाउ इफ़ इट्स ओके फॉर यू। जाने की इजाज़त देकर फिर से मोबाइल उठाकर बिजी हो गए। अभियान की बात पर अपनी जगह कंफ्यूज सी हो गई। वो यहाँ क्यों आई थी? इसे अच्छे से याद था। दिमाग जो पहले ही उलझन ज़दा था मज़ीद उलझ गया। अभी मुझसे नाराज़ था, ना वो बात कर रहा था, ना अबिया ने दोबारा बात की थी। दखान अपने घर था और शायद परेशान था कि 2 दिन से मिलने भी नहीं आता था। गायब दिमाग सा बैठा रहता था। अरफा का लहजा नरम लहजा और बातें इसे उलझाती थी। दिल इसकी तरफ माइल होता था। बाप जिंदा था और मरने पर था, वो बेटी थी। ये बात इसे इग्नोर नहीं हो रही थी और दिमाग में बाप का रवैया अटका हुआ था। दिल कुछ और कहता था, दिमाग कुछ और कहता था। कुछ देर के लिए जाकर सबसे मिलने में कोई हर्ज भी नहीं, वो खुद को तसल्ली दे रही थी। चलें? सोचो में गुम आबिया को औरत ने हिलाकर मुतवज्जा किया। वो खाली नज़रों से इसे देखने लगी। तैयारी कर लो। इससे फिर से झंझोड़ा गया था। रूम में जाकर शाल उठाई तो फाइल पर नजर पड़ी। इस फाइल को बिना झिझक देने वाले अवीम खान ने जरा सी भी बात पर कितनी बुरी तरह झड़का था। वो सर झटकती फाइल उठाकर औरत के सहारे बाहर निकली। घर से कुछ ही दूर गाड़ी मौजूद थी। फिर भी गाड़ी तक पहुंचते ही इसका सांस बुरी तरह फूल चुक गया था। सर चकरा गया था। मैं वापस आऊंगी तो इब्राहिम के पास जाऊंगी, अब अवीम के घर नहीं जाऊंगी। बिल्कुल। वो दिल में से नाराज होती इरादे बांध रही थी। कमरे में दाखिल होती तो वो बेख्तियार रुक सी गई। हाला और जयान के आने का सुनकर वो कुछ जल्दी घर आ गई थी। अपनी निगरानी में इनका रूम साफ करवाने और डिनर तैयार करवाने का सोच कर आई थी। इसे लगा था दखान घर पर नहीं होगा। वो 2 दिन से दोबारा ना मिलने आया था ना ही लेने आया था। हर बार एक बात को वो बहुत बिजी है इसीलिए नहीं आ सकता, और वो सामने बैठा था, घर पर मौजूद था। तो क्या वो अब शिफा को घर भी नहीं लाना चाहता था? वो मसरूफियत का सब बहाना था बस। अस्सलाम वालेकुम। शिफा ने ऊंची आवाज़ में सलाम करके इसे मुतवज्जा किया तो वो जो लैपटॉप पर झुका हुआ था सीधा होकर इसे देखा, सर हिलाकर जवाब दिया और फिर से झुक गया। शिफा का दिल बंद सा होने लगा। दखान के तुम अब भी नाराज़ हो मुझसे? देखो इस दिन जो भी हुआ भूल जाए। मैं बिज़ी हूँ, ज़रा हॉस्पिटल की सेटलमेंट कर रहा हूँ, इसीलिए। वो इसकी बात काट कर संजीदगी से वजाहत देता फिर से बिजी हो गया। शिफा इसे देख कर रह गई थी। वो सही से मिला तक नहीं था। 2 दिन बाद इसे देख कर उलझे बिखरे से हुलिया में लैपटॉप पर नजर जमाए बैठा था। आंखों में रज्जकों की सुर्खी थी। मामा और बाबा कब तक पहुंचेंगे? वो शाल उतारकर बेड पर रखती बात करने के बहाने ढूंढ रही थी। रात तक 10 बजे तक वो जवाब दे रहा था, लेकिन शिफा को इसके लहजे में बेजारी से महसूस हुई तो खामोश होगी। मैं इनके रूम की डस्टिंग करवा लेती हूँ। चंद पल खामोश बैठकर फिर बोल उठी। अंदाज मशवरा लेने जैसा था। दखान का अनदेखा करना चुभ रहा था। वो गला खंगाट कर एक नज़र इस पर डालता नज़र फेर गया था। शिफा की आंखें नम हो गई थी। वो उठकर बाहर चली गई।
तो दखान ने गहरा सांस भरकर सोफे से टेक लगा ली। 2 दिन बाद देख रहा था इसे, दिल चाह रहा था इसे सीने से लगा ले, सब खूब बुला दे, लेकिन दिमाग से वो लम्हे महव नहीं हो रहे थे जब इसे दुराब के सामने बैठा देखा था। अपनी मोहब्बत की बेकदरी और इसकी बेतबारी पर दिल उदास हो रहा था। वो देख चुका था शिफा के मोबाइल में दुराब के घटिया मैसेजेस और ब्लैकमेलिंग थी। वो मुंतजिर रहा कि वो खुद इसे बताए। मायूस होकर अभी वो सोच ही रहा था शिफा से सवाल करे, जब इसे कैफे में देख लिया। इसे दुख तो ये था, इतने रोज़ वो खौफज़दा रही, घबराई रही, अपनी नाजुक हालत के बरक्स अपना ख्याल तक नहीं रख पा रही थी, लेकिन दखान से कुछ शेयर नहीं किया। क्यों? इस बेएतबारी पर इसे गुस्सा आ रहा था। वो दखान से अब तक डरती रही। वो इसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं करती थी। ये बात इसे शिफा से ज़्यादा खुद से नाराज़ कर देती। दखान चाय इसकी धीमी आवाज़ पर चौंक कर इसे देखने लगा, जो झुक कर इसके सामने चाय रख रही थी। वो इसका शफाफ चेहरा देख कर रह गया। क्या तुमने लंच किया था? कुछ हल्का पुल्का बना दूँ? सीधी होकर वो आहिस्तगी से पूछने लगी, पुराने दिनों जैसे झिझक लहजे में उतर आई थी। दोनों एक दूसरे को अजनबी से लग रहे थे। नहीं थैंक्स, मैं मम्मी और पापा के साथ ही डिनर करूँगा। चंद पल इसकी खुशबू के हिसार में आया, फिर सर झटक कर सीधा होता संजीदगी से बोला। शिफा खामोशी सर झुकाए बाहर निकल गई। वो कमरे में अकेला बैठा रहा। चाय का कप पी कर रूह तक सुकून उतरा था। लंच तो एक तरफ, इसने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था, मगर वो शिफा के हाथ का बना एक कप अंदर की सारी थकन जैसे उतार गया था। शाम गहरी होने पर दियाला भी आ गई थी। वो बाहर जाकर इसके पास बैठ गया। दादा, एहराम और दादी, दियाला और इरमा, इनके आने से खामोश घर में रौनक हो गई थी। बिया नहीं आई। क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं? दखान इसकी गैर मौजूदगी महसूस कर चुका था। सो रही थी, फीवर था, अभी पहले से बेहतर है, लेकिन मैंने सोचा अभी मेडिसिन का असर ज़ाया ना हो जाए। सालिक घर पर है, अवीम का फ्रेंड कहीं गया हुआ था। इन्होंने कहा ऐसा ना हो वो आए तो घर पर कोई ना हो। सालिक से कह दिया है, बिया उठेगी तो छोड़ जाएंगे। दियाला सैलेड बनाते हुए बता रही थी। इरमा शिफा के पास बैठती जाने क्या क्या कहानियां सुना रही थी। दखान ने एक नज़र शिफा पर डाली, जो बार बार उठकर किचन में जाती सब चेक कर रही थी। चेहरे पर थकन के साथ उदासी का रंग भी शामिल था। वो सर्द आह भर कर रह गया। अभी खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाह रहा था। इस बार इसकी गलती का सही से एहसास दिलाना चाहता था, नाराज़गी दिखाकर, नज़रअंदाज करके। अवीम भाई कहाँ हैं? घर पर ही हैं क्या? इसने शिफा के चेहरे से नज़रें हटाकर सवाल किया। वो जाने कहाँ है, अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है, रातों को गायब रहने लगा है। चेक रखो तो लड़ता है, जाने क्या हो गया है इसे, बदल गया है बहुत। एहराम साहब तो जैसे भरे पड़े थे। अवीम ना अपना ख्याल रख रहा था ना रखने दे रहा था। कभी कभी लगता है परेशान है, बहुत उदास सा लगता है, चुपचाप सा, गुमसुम सा। इसका फ्रेंड आया हुआ है, जब इसके साथ होता है तो खुश लगता है, वरना तो दोनों अलग थलग से रहते हैं। मिसेस मारिया की बात पर दखान उलझ गया। क्या फिर से अवीम और बिया की लड़ाई हुई? लड़ाई चल रही है। आबिया भी इस तरह चुप है। वो भी अवीम जैसा है, बिल्कुल अवीम जैसा है। कभी हंसता है, कभी यूं मुंह बनाकर बैठा होता है जैसे कभी सबसे नाराज हो। दियाला इनकी तरफ देखती बता रही थी। व्लादिमीर के जिक्र पर इरमा के कान खड़े हुए थे। इसे और अवीम को एक जैसा कहने पर मुंह बनाया। अवीम भी ने इसकी तरह अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया, ना ही निकाह करके मर्जियाँ जताते फिरते हैं, ना ख्वाम खफरी होते हैं, ना मनमानी करते हैं। इरमा बड़बड़ा कर व्लादिमीर की खासियतें बता रही थी और अनजान थी अवीम भी वही सब करता फिर रहा था। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।